यदि आप भी 2026 में सीयूटी एग्जाम देने वाले हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलाने अनिवार्य है। इसके लिए मैंने तैयार किए हैं पिछले 4 सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन हैं जो बड़े ही बिल्कुल आसान और हल्के क्वेश्चन नहीं है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके डाउट क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर कलेक्ट किए, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है। और आज का टारगेट है आपका सब्सक्राइबर का 3 सब्सक्राइबर, यानी कि 597 सब्सक्राइबर का टारगेट आपने पूरा किया, मैंने तुरंत नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड कर दिया है। इसी प्रकार इस वीडियो को अपलोड होने के पश्चात आपका टारगेट है 3 सब्सक्राइबर का, यानी 597 से 600 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करवाने हैं। जैसे ही 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो पीडीएफ मैंने तैयार की है, काफी मेहनत लगी है, और ये पीडीएफ में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, जिसकी लिंक दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। ये देखिए कितनी शानदार पीडीएफ, इसके साथ ही टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, हर एक क्वेश्चन के नीचे डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो, और आप वीडियो देखने के तुरंत बाद 1-2 बार पीडीएफ पढ़ लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बड़े ही जोश जुनून जज्बे के साथ। इतनी मेहनत के लिए 1 सब्सक्राइब हर एक विद्यार्थी करेगा, इतने में हमारे 3 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का, वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको और अधिक नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे गजब का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल हल्के क्वेश्चन करवाकर आपको कुछ नहीं कर सकता, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी डाउट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम अवस्था पर एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k इकाइयां है, इसकी स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के मान क्रमशः डैश हैं। यानी कि आपको पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु है, उसकी निम्नतम अवस्था पर एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, k दे रखी है। आपको स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा पूछिए, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा पूछिए। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको कुल ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी पूछता है तो आप क्या करना, गतिज ऊर्जा में लगा देना ऋणात्मक साइन, जो भी गतिज ऊर्जा है उसमें ऋणात्मक साइन लगा देना, तो आपके आ जाएगी टोटल एनर्जी। और यदि आप चाहते हो कि स्थितिज ऊर्जा में संबंध है तो स्थितिज ऊर्जा को कर देना आधा, तो आ जाएगी टोटल एनर्जी। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से सुनिए। मेरे कहना का मतलब है जो टोटल एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक के बराबर होती है और टोटल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि गतिज ऊर्जा तो k है, हमें पूछा है कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यदि गतिज ऊर्जा k है, इसका मतलब कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक साइन लगाओ, गतिज ऊर्जा कितनी है k में माइनस लगाते ही कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस का k। क्लियर है, ये हमें पता चल गया। आगे हमें पूछा है स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा भी पूछिए और स्थितिज ऊर्जा भी पूछिए, यानी कि टोटल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा का संबंध देख लो। टोटल एनर्जी कितनी आई है, इसको बराबर रख लो। देखो टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस का k बराबर स्थितिज ऊर्जा का आधा कर दो u/2। आपको पूछा क्या है, स्थितिज ऊर्जा u पूछिए, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2k, यानी कि माइनस का 2k, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं हम, टॉप सॉल्यूशन इसका देखिए, नीचे मैंने प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपका समय बचे। देखिए परमाणु भौतिकी में संबंधों के अनुसार कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में ऋणात्मक साइन लगा दो तो आपकी कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो माइनस का k आ गई कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आ गई माइनस का 2k। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिलेंगे नहीं, और केवल क्वेश्चन ही नहीं, इनका टॉप सॉल्यूशन और फ्री पीडीएफ केवल हमारे ही चैनल पर मिलने वाली है आपको।
बस आप इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। आवर्ती दे रखी है 2 न्यू नोड का विकिरण देहली आवर्ती वी नोड वाली धातु पर आपतित होता है। कहने का मतलब क्या है, 2 वी नोड है, उसका विकिरण देहली आवर्ती न्यू नोड वाले धातु पर आपतित होता है। निम्नलिखित में से सही कथन डैश होगा। नीचे 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि सही कथन कौन सा है। ऑप्शन आप पढ़ लेना। पहला ऑप्शन दे रखा है कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित नहीं होगा। बी में दे रखा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा h न्यू नोड होगी, या फिर सी में पूछा है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा h न्यू नोड होगी। तो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट यह है कि जब भी किसी धातु पर देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होने पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित होगा ना तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। मेरी भाषा को ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में जो छोटे क्वेश्चन करवाए जाते हैं ना आपको 30-40 क्वेश्चन ऑप्शन वाले, वो तो मैं एक क्वेश्चन में ही बता देता हूं। देखिए, देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? तो नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यानी देहली आवर्ती 3 न्यू नोड और आपतित होने वाले प्रकाश की आवर्ती कितनी है? 2 न्यू नोड। इसका मतलब निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले हैं धातु की सतह से। पहले ही ऑप्शन में दे रखा था कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन तो हमने ऐसे ही कट कर दिया कंसेप्ट से ही कि देहली आवर्ती न्यू नोड है और उससे अधिक आवर्ती का, यानी कि इसका 2 गुना 2 न्यू नोड वाली आवर्ती का प्रकाश आपतित हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से उत्सर्जित होने वाले हैं। पहले में तो दे रखा था कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब उत्सर्जित होंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा। ध्यान रखना, इसमें जो गतिज ऊर्जा आती है वो हमेशा मैक्सिमम गतिज ऊर्जा आती है, यानी कि के मैक्सिमम आती है। कई बार ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट गतिज ऊर्जा या फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला ही ऑप्शन करना है। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? h न्यू माइनस h न्यू नोड। क्लियर है? न्यू आवर्ती कितनी दे रखी है? क्वेश्चन ने दे रखा है जो आपतित प्रकाश की आवर्ती है 2 न्यू नोड, यानी h 2 न्यू नोड माइनस h न्यू नोड। अब इसको सोल्व करते हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? देखो, 2h न्यू नोड में से एक h न्यू नोड घटाओगे तो कितना रह जाएगा? केवल और केवल h न्यू नोड। क्लियर है? इसका मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी h न्यू नोड। हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा h न्यू नोड हो सकती है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन दे रखा है उसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा h न्यू नोड दी है, लेकिन ये अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं है। हमें प्राप्त कौन सी होती है? इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त हुई थी? h न्यू नोड। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन। आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार के मैक्सिमम क्या होता है? h न्यू माइनस h न्यू नोड। कितनी आवर्ती का प्रकाश आपतित हो रहा है? तो 2 न्यू नोड। तो h न्यू के स्थान पर 2 न्यू नोड रख दिया। इसमें से ये माइनस करोगे तो h न्यू नोड प्राप्त हो जाएगा अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्लियर है? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त हो जाएगी? h न्यू नोड हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन चाहिए आपको, तो जरूर आप 600 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करवाना, यानी कि 3 सब्सक्राइबर कम है, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी मेहनत लगती है, 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं इनको तैयार करने में बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। देखिए तीसरा क्वेश्चन, जोश जुनून के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु की दूरी देर के u के प्रति फोकस दूरी f वाले उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी v के परिवर्तन का सही निरूपण करने वाला आलेख डैश है। कहने का मतलब है इनमें से u है बिंब दूरी, फोकस दूरी है f
और लेंस दे रखा है उत्तल लेंस, तो आपको सही ग्राफ बताना है v के परिवर्तन का। तो ध्यान रखना v व u में जो वक्र होता है उत्तल लेंस के लिए वो होता है आयताकार अति परवलय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसका नीचे मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है कि जैसे ही आप उत्तल लेंस के लिए वस्तु वास्तविक है तो u ऋणात्मक होता है। ये तो चिन्ह परिपाटी में वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और वस्तु हमेशा बाईं ओर ली जाती है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अब पर बनता है। जैसे जैसे वस्तु ऐसे निकट आती जाती है वैसे वैसे प्रतिबिंब है वो कहां बनता जाता है? फोकस से प्रतिबिंब अनंत की ओर भागता है, यानी कि प्रतिबिंब आगे की ओर बनता जाता है जैसे जैसे वस्तु निकट आती जाती है। इस प्रकार ये वक्र आयताकार अति परवलय होता है और दूसरे चतुर्थांश में, इसीलिए सेकंड चतुर्थांश में हमारा आयताकार अति परवलय बी ऑप्शन में दे रखा था, यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल आपको खुश करने के लिए मैंने छोटे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, हल्के क्वेश्चन। ये तो हम क्वेश्चन के साथ ही करवा देंगे, मात्रक विमा जैसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है 0.1 mm चौड़ाई के एकल झिरी में विवर्तन का अध्ययन करने के लिए एकवर्णी स्रोत से प्रकाश का उपयोग करते हुए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई को 50 सेंटीमीटर दूर रखे गए पर्दे यानी स्क्रीन पर 5 mm मापा जाता है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य डैश है, आपको तरंग दैर्घ्य पूछी है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए जो चौड़ाई होती है 2 लैम्डा डी बटा डी, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं कि झिरी की चौड़ाई यानी कि जैसे दो स्लिटें हैं तो इनके मध्य की ये जो चौड़ाई होती है इसे बोलते हैं झिरी की चौड़ाई। स्मॉल डी का मान 0.1 mm दे रखा था, mm है, इसका मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। क्लियर है? अब इस स्लिट से पर्दे तक की दूरी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल डी का मान कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो 0.5 मीटर। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई W कितनी दे रखी है? 5 mm। जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है उसके बाद में इस प्रकार तीव्रता घटती जाती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई दे रखी है 5 mm यानी कि 5 × 10 की पावर -3 मीटर। हमारे केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला कितना है होता है? तो W बराबर होता है केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई W बराबर होता है 2 लैम्डा डी बटा डी। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, फ्रिंज चौड़ाई बिट्टा इक्वल टू लैम्डा डी बटा डी। ये फॉर्मूला भी फ्रिंज चौड़ाई के लिए ध्यान रखना। अब देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना है? 2 लैम्डा डी बटा डी। हमें क्वेश्चन में पूछा किसका मान है? देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई W तो दे रखी है और कैपिटल डी का मतलब है स्लिट से पर्दे तक की दूरी, वो भी दे रखी है। स्मॉल डी का मतलब है दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी, वो भी दे रखी है। हमें तो तरंग दैर्घ्य पूछा है तो बाकी सभी का पक्षांतरण कर दिया, तरंग दैर्घ्य आ गया 5 × 10 की पावर -7 मीटर, जो हमारे ऑप्शन सी में दे रखा था 5 × 10 की पावर -7 मीटर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को कलेक्ट किया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन ही आपको बार बार रिपीट वही होते हैं। क्वेश्चन है धातु के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कराने वाले बिंदु स्रोत को प्लेट से दूर ले जाया जाता है। यानी कि जो बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करवाया जा रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हो रहे हैं, उसको आपने दूर लेकर चले गए तो स्रोत से दूरी के साथ प्रकाश विद्युत धारा को आलेख डैश द्वारा सही ढंग से दर्शाया जाता है। यानी कि 4 आरेख दे रखे हैं, बोला गया है कि आपको जो स्रोत है उसको दूर ले जाया जा रहा है तो प्रकाश विद्युत धारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसमें 2-4 कंसेप्ट और बताऊंगा, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूं इसी क्वेश्चन में, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पूरा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो पढ़ते हैं उनके जो निष्कर्ष में मैं लिखवाता हूं अलग से कि जो विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत धारा है
वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। क्लियर है? ये पॉइंट ध्यान में रखना। प्रकाश विद्युत धारा पूछ लेता है, प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब जब तीव्रता बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति है वो बढ़ने पर क्या बढ़ता है? तो आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर निरोधी विभव भी बढ़ता है। देखिए कितने क्वेश्चन जबरदस्त एक साथ में आपको बता रहा हूं। आवृत्ति बढ़ती है, पूछ लेता है कि क्या आवृत्ति तीव्रता पर निर्भर करती है? तो बिल्कुल नहीं। प्रकाश विद्युत धारा का मान तीव्रता पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है और निरोधी विभव पर भी निर्भर करती है। पूछ लेता आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव क्या होगा? तो आवृत्ति बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। प्रकाश विद्युत धारा कब बढ़ेगी? जब तीव्रता बढ़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें इनमें से कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में इससे एक स्टेप टेढ़ी पूछी है। पूछा है कि यदि आपका जो प्रकाश स्रोत है उसको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, यानी कि दूरी बढ़ा दी जाए। दूरी बढ़ाओगे तो ये संबंध देख लीजिए कि बिंदु स्रोत के लिए प्रकाश की तीव्रता आई है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा है, जो प्रकाश की तीव्रता है वो घटती जाएगी, प्रकाश की तीव्रता घटती जाएगी। चूंकि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है, यानी प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रकाश की तीव्रता के सीधा समानुपाती होती है। इसीलिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देखो दूरी बढ़ी तो तीव्रता घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? तीव्रता घटेगी। अरे जब तीव्रता घटेगी तो क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा का मान भी घटेगा। क्लियर है? समझ में आया ना? यानी कि दूरी बढ़ी तो प्रकाश की तीव्रता है वो घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, तीव्रता घटेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी घटेगा। तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। तो ग्राफ किस प्रकार हो जाएगा? देखो व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके लिए ग्राफ किस प्रकार होता है? तो वक्र कुछ इस प्रकार बनता है। क्लियर है? अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया ना? ये की पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु, जो आप 10 पेज पढ़ोगे, 10 नहीं तो 4 पेज पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। वो मैंने डायरेक्ट कंसाइज करके बता दिया सारे के सारे कंसेप्ट। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ाओगे प्रकाश की तीव्रता घटेगी, जब तीव्रता घटेगी प्रकाश विद्युत धारा का मान भी घटेगा। तो देखिए हमारा ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। और अब आप यदि रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैंने अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन को उठाता हूं ताकि आपके सारे के सारे चैप्टर हैं वो रिवाइज होते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक और बेहतरीन क्वेश्चन में पूछा गया है, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः ए और बी है, नाभिकों का घनत्व का अनुपात। तो ध्यान रखना, जो नाभिकों का घनत्व का अनुपात होगा वो 1:1 होने वाला है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि किसी भी नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। नाभिक का जो घनत्व है वो नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। सभी नाभिकों के लिए नाभिकीय घनत्व लगभग, कहने का मतलब एग्जैक्ट नहीं, लगभग स्थिर होता है। ये सभी नाभिकों के लिए कितना होता है? तो 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसीलिए अनुपात हमेशा 1:1 होता है। कहने का मतलब है जो नाभिक का घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। लगभग सभी नाभिकों का जो घनत्व है वो स्थिर होता है 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है? तो 2.3 × 10⁻17। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो मेरे कहने पर एक सब्सक्राइब जरूर करना। यदि हर विद्यार्थी एक सब्सक्राइब करेगा तो हमारे 600 सब्सक्राइबर
यानी कि 3 सब्सक्राइब का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही 3 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो टॉप लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विभवांतर V के माध्यम से त्वरित होने वाले प्रोटॉन में de Broglie तरंगदैर्घ्य 2 है। त्वरण विभव को 2 गुना करने पर प्रोटॉन का de Broglie तरंगदैर्घ्य डैश है। कहने का मतलब है कि आपने विभव को क्या कर दिया, विभवांतर V था, ठीक है, इस V विभवांतर से त्वरित था कोई प्रोटॉन जिसका de Broglie तरंगदैर्घ्य 2 था। अब विभव को आपने 2 गुना करने पर पूछा है तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो आपको पता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जैसे ही विभव बढ़ेगा ना तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो घट जाएगा। क्लियर है, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डी ऑप्शन। अब डिटेल सॉल्यूशन करते हैं जैसे डाटा के अनुसार। ऑप्शन डी हो जाएगा, घट जाता है। लेमडा बराबर क्या होता है, h/√2m/QV। ये फॉर्मूला कैसे आया, चलो मैं आपको व्युत्पन्न कर देता हूं शॉर्ट में। लेमडा बराबर क्या होता है, h/p। लेमडा de Broglie तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h/p। क्लियर है। अब p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है √2m/ke। क्लियर है, h/p के स्थान पर लिख सकते हो 2m/ke, यानी कि गतिज ऊर्जा। अब कोई भी आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा होती है QV। क्लियर है, क्यों आवेश है, यहां पर आवेश कौन सा है, प्रोटॉन, तो यहां पर आप लिख सकते हो QV, डायरेक्ट लिख रखा है देखो QV है ना। गतिज ऊर्जा कितनी, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा QV होती है आवेशित कण की, तो यहां पर आप लिख सकते हो QV। यहां पर प्रोटॉन लिया है तो Q के स्थान पर E भी ले सकते हो प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। तो देखिए QV लिख दिया है। आपको तो विभव को देखना, देखिए V है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती है, लेमडा व्युत्क्रम समानुपाती का साइन, फिर 1/√V, यानी कि जो V है विभव वो लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो विभव क्या कर दिया आपने, विभवांतर V बढ़ा दिया जाता है। अब V को बढ़ाओगे तो वैसे भी तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, आपने दुगुना किया है तो कितना घट जाएगा, λ/√2 हो जाएगा। क्लियर है, आपको वैल्यू पूछी नहीं थी, आपको तो डायरेक्ट घटता है या बढ़ता पूछा है, तो आपको पता है विभवांतर जब बढ़ाओगे तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स पर मिल जाएगी, इसलिए बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार वीडियो से क्लियर कर लोगे फिर डायरेक्ट पीडीएफ पर पढ़ लेना। क्लियर है। विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों के अनुरूप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित लघुत्तम तरंगदैर्घ्य निम्नानुसार है। कहने का मतलब है कि घटते क्रम में सही सही व्यवस्थित करना है, तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में, तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में। तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है देखो लाइमैन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फुंड, इस प्रकार ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। तो आपको घटता क्रम बताना है, इसका मतलब पहले फुंड आ जाएगा, यानी फुंड कहां पर है, ए नंबर में, पहले ये आ जाएगा ए वाला। उसके बाद में कौन सा है, ब्रैकेट दे रखा है, इसका मतलब ए के बाद में आ जाएगा सी। ब्रैकेट के बाद में पासन नहीं दे रखा है, बामर दे रखा है, तो ये आ जाएगा बी। पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और फिर आएगा डी। ए सी बी डी, ए सी बी डी कहां पर है रे, ए सी बी डी बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है ए सी बी डी, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए सी बी डी होगा, लाइमन है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने लिखा है, सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसका न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। फुंड होता है, उसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है, अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, ये हमने क्रम लिख दिया है। क्लियर है, तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम हो जाएगा, फुंड का सबसे अधिक है, उसके बाद में ब्रैकेट, बामर और पासन। क्लियर है, घटते क्रम में तरंगदैर्घ्य की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, देखो ग्राफ से भी क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के पीएन संधि डायोड के लिए V और I आलेख दिए गए हैं, A, B, C और D दे रखे हैं। तो आपको बताना क्या है,
आपको इनमें से बताना है कि अगर अभिनेत्री, जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर अभिनेत्री पीएन संधि, जेनरल डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल के अनुरूप क्रम में आलेख का सही अनुक्रम बताइए। यानी कि आपको बताना है पीएन संधि के लिए कौन सा आलेख सही होगा, जेनरल डायोड के लिए कौन सा आलेख सही होगा, और फिर बताना है फोटो डायोड के लिए, और फिर सौर सेल के लिए। कहने का मतलब है कि पहले आपको जो भी पीएन संधि डायोड है उसके वाले डायग्राम लिखना है, उसके बाद में जेनरल डायोड वाला, उसके बाद में फोटो डायोड वाला और सौर सेल वाला। तो सबसे पहले ये हमारे पास इस प्रकार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, तो पहले सबसे आएगा हमारे अगर अभिनेत्री पीएन संधि के लिए डी वाला। डी में जो डायग्राम दे रखा है, देखिए पीएन संधि डायोड के लिए मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं, ये देखिए पीएन संधि डायोड के लिए ये वाला वक्र हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में कौन सा आएगा, सेकंड में आएगा सी वाला, यानी जेनरल डायोड के लिए। जेनरल डायोड के लिए कौन सा आएगा, तो सी ऑप्शन वाला। सी ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ये तो हमारा पीएन संधि के लिए हो गया, और ये हो जाएगा जेनरल डायोड के लिए। क्लियर है। उसके बाद में सी के बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा, सी के बाद में हो जाएगा फोटो डायोड के लिए ए और सौर सेल के लिए बी। यानी फोटो डायोड के लिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सौर सेल के लिए बी हो जाएगा। क्लियर है। इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है। कैसी लगी ये पीडीएफ आपको, इसको आपको पढ़ लेना है कि अगर अभिनेत्री में पहले कौन सा डी के लिए, कौन सा पीएन संधि डायोड के लिए, उसके बाद में जेनरल डायोड, फोटो डायोड और सौर सेल। वैसे तो केवल और केवल आप एक ऑप्शन को देख कर भी पता चल सकता था, क्योंकि हमारे पास पीएन संधि डायोड का तो पता ही था, हमें पीएन संधि डायोड का तो पता होता है इस प्रकार वक्र बनता है। अगर अभिनेत्री के लिए, पश्च अभिनेत्री के लिए वक्र किस प्रकार बनता है, तो इस प्रकार। तो डी ऑप्शन एक में ही दे रखा था स्टार्टिंग में, ये देखो 4 ऑप्शन में से डी इसी के स्टार्टिंग में है, बाकी के ए बी और सी से स्टार्टिंग था। ये तो होने वाला वैसे भी नहीं था, डी से स्टार्टिंग होने वाला था। क्यों, क्योंकि देखो पहले पूछा है कि पहले बताओ पीएन संधि में कौन सा है, तो पीएन संधि में पहला था डी वाला। करेक्ट है। समझ में आ गया ना। मैंने ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके गोल घुमा कर लिया ताकि आप एग्जाम में गोल नहीं घूमो। यहाँ पर मेरे सामने तो गोल घूम सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में अभी से यदि इस प्रकार की तैयारी होगी तो बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखा है और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो जल्द से जल्द 3 सब्सक्राइबर, यानी कि छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूं मैं मोटिवेशन के लिए, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आप जल्द से जल्द, जैसे ही 3 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे, 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये पीडीएफ है वो मैं फिर से बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल है धर्माराम फिजिक्स, और लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना ताकि बार बार आपको ये वीडियो देखना नहीं पड़े। क्लियर है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।